स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 2 फ्रॉम 10th क्लास विच इज़ एसिड बेसिस एंड सोल्ट. About introduction to this chapter, we have already read about acid, bases and salts in class 7 and class 8. So you don't need any further introduction about acid and bases and salts, as you all know about these basic properties of the acids, bases and salts. तो जैसे कि आपको पता ही है कि भी आप पहले पढ़ चुके हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में अपनी 7th क्लास में, और 8th क्लास में आप पढ़ चुके हैं इनके बारे में. तो उनको हम नहीं पढ़ेंगे. जो हमारी एडवांस प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, उनके बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. तो मोस्टली जब भी एसिड और बेसिस की बात की जाती है तो आपको पता चलेगा कि जनरली आप जो बेसिक सी थिंग जो आपके माइंड में क्लियर है अभी तक कि भाई जो एसिड होते हैं वो जनरली दीज आर सोर इन टेस्ट. एसिड्स आर सोर इन टेस्ट वाइल बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. मीन्स जो एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, और जो बेसिस होते हैं वो बिटर यानी कि कड़वे होते हैं वो टेस्ट में. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड जो सोल्ट होते हैं वो सोल्टी होते हैं. और ये तो हुई एक बेसिक प्रॉपर्टी. और दूसरी बेसिक प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो दूसरी बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि भाई जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को, जब भी ब्लू लिटमस के साथ उनकी रिएक्शन करवाई जाती है तो वो ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं. और जो बेसिस हैं वो रेड लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं. तो ये उनका एक हमें कैरेक्टरिस्टिक पता चला कि भाई जिससे हम क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. मतलब कि एक तरीके से एसिड और बेस के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो, लिटमस की इस प्रॉपर्टी को. ठीक है. तो अब लिटमस क्या है? लिटमस क्या है बेटा? लिटमस एक इंडिकेटर है, एक केमिकल सब्सटेंस जिसको आप किसी भी सब्सटेंस के केमिकल नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हो. तो दैट्स वाई दिस सब्सटेंस इज टर्म्ड एज इंडिकेटर. इंडिकेटर बहुत टाइप के होते हैं. नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं. नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो नेचर में नेचुरली मिलते हैं हमें. ठीक है. ऑन द अदर हैंड जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं वो होते हैं जिनको केमिकली प्रिपेयर किया जाता है, लेबोरेटरीज़ में प्रिपेयर किया जाता है प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए. तो अगर मैं नेचुरल इंडिकेटर की बात करूँ तो टर्मेरिक है. टर्मेरिक का आपने एग्जांपल देखा होगा कि हमारे कपड़ों पे कई बार करी गिर जाती है, तो उस पर जब हम सोप अप्लाई करते हैं तो वो येलो से रेड हो जाती है. ठीक है. तो सोप जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में. ठीक है. तो इसलिए क्या होता है, जब भी आप सोप अप्लाई करते हो तो अल्टीमेटली जो वो है, क्या नाम है, हल्दी का जो दाग है यानी कि स्टेन जो है वो क्या हो जाता है, रेडिश कलर का हो जाता है. और जैसे आप वापस उस पर नींबू या कोई एसिडिक सब्सटेंस डालोगे तो वापस येलो हो जाएगा. ये आप करके घर पे भी करके देख सकते हो. तो दैट मीन्स हमें पता चला कि टर्मेरिक जो है वो क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है. तो आपको दो पता चले कि लिटमस जो है और टर्मेरिक जो है, बोथ ऑफ दीज आर नेचुरल इंडिकेटर. वाइल जो मिथाइल ऑरेंज है, फिनोफ्थलीन है, ये सभी क्या होते हैं, ये केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं. इनके बारे में हम लेटर ऑन आगे पढ़ेंगे. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. तो आपको पता चला पीएच पेपर भी एक, जैसे कि लिटमस जो होता है, लिटमस को लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है तो वो लिटमस सॉल्यूशन हो जाता है, उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोलते हैं. और अपार्ट फ्रॉम दैट लिटमस के पेपर्स भी आते हैं जिसको वो 3 फॉर्म में आता है. वो एक तो सिंपल आता है जो लिटमस पेपर होता है सिंपल. ठीक है. उस पर आप बेस डालोगे तो ब्लू हो जाएगा, और अगर एसिड डालोगे तो वो रेड हो जाएगा. एक तो ये आता है पीएच पेपर. 3 वर्जन आते हैं इसके, और दूसरा कलर्ड वर्जन आते हैं इसके. एक तो रेड लिटमस पेपर आता है और एक ब्लू लिटमस पेपर आता है. रेड और ब्लू लिटमस पेपर का मैं आपको यूज़ क्लियर कर चुका हूँ कि भाई वेन एवर वी पुट सम ड्रॉप ऑफ एसिड ऑन अ ब्लू लिटमस पेपर इट टर्न्स रेड, वाइल वेन एवर वी पुट सम ड्रॉप्स ऑफ बेस ऑन अ रेड लिटमस पेपर इट टर्न्स ब्लू. ठीक है. और अगर आप क्रॉस कर दोगे, मतलब रेड के ऊपर एसिड डालोगे और ब्लू के ऊपर बेस डालोगे तो कोई चेंज नहीं आता उनके कलर में. ठीक है. ये आपको याद रखना है. अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे हम बढ़ेंगे तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस, हाउ एसिड एंड बेसिस कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट्स, एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज़ एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ. तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं एक, ये आपकी बुक जो है एनसीईआरटी, उसी में ये ब्लू बॉक्स बना हुआ है. उसमें आप पढ़ोगे कि लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचिन, अ प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन थैलोफाइटा, एंड इज़ कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर. व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज़ नीदर
acidic or nor basic, its color is purple. There are many other natural materials like red cabbage leaves, turmeric, colored petals of some flowers such as hydrogenia, petunia and geranium, which indicates the presence of acid and bases in a solution. These are called acid base indicator or sometimes simply इंडिकेटर. तो आपको पता चला कि इंडिकेटर क्या है कि भी वो सब्सटेंसेस जिनको हम एसिड या बेसिक नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, इंडिकेटर कहलाते हैं. ठीक है, नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स आपको क्लियर हैं. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम. अब आपको एक क्वेश्चन है भाई कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड द अदर 2 कंटेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली. कि भी आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं, एक में डिस्टिल्ड वाटर है. डिस्टिल्ड वाटर मींस वो वाटर जो कि आप बैटरी में डालते हो, जिसको बैटरी वाटर भी बोला जाता है. डिस्टिल्ड वाटर में क्या होता है, उसके अंदर जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, जितने जनरली हम जो नॉर्मली वाटर ड्रिंकिंग में यूज़ करते हैं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स और सॉल्ट्स होते हैं. तो उन जो सॉल्ट्स और मिनरल्स को उसमें से निकाल दिया जाए तो क्या बन जाता है, डिस्टिल्ड वाटर बन जाता है. मीन्स कि वो कंडक्टर नहीं रहता, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता. ठीक है, जो उसकी कंडक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं उसको खत्म कर देता है. डिस्टिल्ड वाटर के बारे में भी आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो अभी कह रहा है कि आपको सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर दिया गया है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे तीनों ही टेस्ट ट्यूब के कंटेंट्स को कि भाई एक में आपके पास डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिड है और एक में बेस है. तो आप सिंपली क्या करोगे, हम पहले क्या करेंगे, तीनों टेस्ट ट्यूब्स को A, B और C मार्क कर लेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद A टेस्ट ट्यूब की एक ड्रॉप रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे. ठीक है, फिर B और C में डालेंगे. तो क्या होगा, किसी एक में जो बेसिक होगा वो तो उसको क्या करेगा, ब्लू कर देगा. ठीक है, और रेड अब जो ब्लू कर देगा इसका मतलब वो बेस हो गया. ठीक है, वो आइडेंटिफाई हो गया. अब बच गए आपके क्या, अब बचे आपके एसिड और डिस्टिल्ड वाटर. ठीक है, अब डिस्टिल्ड वाटर तो कोई चेंज नहीं करेगा. फिर आप क्या करोगे, जो रिमेनिंग है, सपोज करो C जो था वो बेस निकल गया, तो बचे क्या, A और B बचे. तो अब आप क्या करोगे, A और B में से भी एक एक ड्रॉप क्या करोगे, वो जो कलर चेंज हुआ हो रेड लिटमस पेपर जो कि ब्लू हो चुका है बेस डालने के बाद, उस पर आप उन दोनों की एक एक ड्रॉप डालोगे. तो जैसे ही आप एसिड वाली ड्रॉप उस पर डालोगे तो क्या होगा, वो ब्लू जो होगा वो वापस रेड हो जाएगा. दैट मीन्स आप तीनों को आइडेंटिफाई कर लोगे. जिसने कुछ नहीं किया वो क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है. जिसने ब्लू को वापस रेड कर दिया वो क्या है, एसिड है. और जिसने रेड को ब्लू किया था वो क्या है, बेस है. तो इन दैट वे यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई विद अ सिंगल रेड लिटमस पेपर ओनली. नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं. तो इनकी जब मेन प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात तो है ये बच्चे कि भाई इंडिकेटर्स जो होते हैं वो मेन कंपोनेंट होते हैं जिनसे कि हम डिसाइड करते हैं. उसके अलावा ऑर्डर जो होती है, यानी कि जो स्मेल होती है, उससे ही पता चलता है कि भाई कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनकी क्या होती है, एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने के बाद स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है. तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, olfactory indicators कहते हैं. The indicators whose smell gets changed whenever they come in contact of acid or bases. ठीक है, तो these type of substances are termed as olfactory indicators. इसके कुछ examples हैं, जैसे कि भाई ऑनियन एक्सट्रैक्ट है आपका, ऑनियन जूस जो होता है उसको olfactory indicator में आता है वो. एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट ऑल्सो कम्स अंडर olfactory indicators. एंड इन दोनों में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इसका आपने एग्जांपल भी देखा होगा कि जो वो होती है, क्या नाम है, आप जाते हैं रेस्टोरेंट में, अच्छे रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे आपको सिरके वाली प्याज मिलती हैं. ठीक है, तो उनमें क्या किया जाता है, वो क्या करते हैं, सिरके वाली प्याज को किस में डाल के, सिरके में डाल के रखता है. सिरका क्या होता है, बेसिकली विनेगर जो होता है, दैट इज़ इथेनोइक एसिड. वो क्या है, एसिड है. और मैंने आपको बताया कि भाई वो उसको उसमें डालता है तो क्या होता है, जो ऑनियन है वो अपनी पंजेंसी को लूज़ कर देती है. दैट मीन्स उसकी जो पर्टिकुलर स्मेल थी ना वो स्मेल गायब हो जाती है. तो आपको पता चल गया कि भाई एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद जो ऑनियन है उसकी स्मेल जो है वो चली जाती है. तो दैट मीन्स स्मेल जब चेंज हो जाए एसिडिक या बेसिक मीडियम में रखने पे तो क्या होगा, वो क्या हो गया, वो आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर हो गया वो सब्सटेंस. अब आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें कि भी मेटल, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है एसिड्स की वो हम पढ़ेंगे, दैट इज़ हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स. कि भी एसिड्स और बेसिस जो हैं वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. तो इसमें देखो एक सेटअप बना हुआ है जिसमें हमने क्या किया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डाले गए हैं. ठीक है, साथ में
एक साइड में डिलीवरी ट्यूब लगा के उसको अटैच किया गया है सोप सॉल्यूशन के बकेट से, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे ही आप इसमें जिंक मेटल को डालोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या करेगा, जिंक मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके अपना सॉल्ट बना लेगी जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो उसमें से रिलीज़ होने लग जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब हाइड्रोजन गैस जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगी तो उसके बबल्स बन के निकलेंगे। सोप सॉल्यूशन में डालने का मतलब यही है, वो उसमें से बबल्स बन के निकलेंगे, ठीक है। और वो बबल्स जैसे ही बाहर निकलेंगे उसके ऊपर आप कोई बर्निंग मैच स्टिक या कैंडल लेके आओगे तो पॉप साउंड के साथ ब्रस्ट हो जाएगी। तो अब हाइड्रोजन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो दैट मीन्स जैसे ही वो पॉप साउंड आएगी तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि भी जो गैस निकल रही है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो इससे इस रिएक्शन से आपको ये भी क्लियरिफाई हुआ कि आप हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कैसे करेंगे। क्लियर है इतना? चलिए, तो बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि भी व्हेनेवर एसिड, अभी अब हमने एसिड की ही पढ़ी है कि व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल इट फॉर्म्स सोल्ट एंड गिव्स हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कि भी जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो अपना सॉल्ट बनाएगा एंड अलोंग विद इट विल रिलीज हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? नेक्स्ट, तो ये देखिए जो मैंने आपको बताया वही इसमें दिखाया गया है। नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड. This is seen as hydrogen gas. The metal combines with the remaining part of the acid and forms a compound called a salt. Thus, the reaction of a metal with an acid can be summarized as, जो कि मैंने आपको बताया, ऑलरेडी बताया मैंने आपको, I have already told you that whenever an acid reacts with a metal, it gives rise to salt and hydrogen gas. सिमिलरली अगर बेस रिएक्ट करेगा, जैसे कि इसमें नीचे रिएक्शन दिखाई गई है जिसमें कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो रिएक्ट कर रहा है जिंक मेटल के साथ, तो यहाँ पे क्या बना, जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, व्हेनेवर इट रिएक्ट्स विद जिंक इट फॉर्म्स सोडियम जिंकेट विच इज ऑल्सो अ सॉल्ट अलोंग विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे भी हमें क्लियर हो गया कि भी एसिड या बेस कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करे तो वो क्या करते हैं, अपना सोल्ट बनाते हैं, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। क्लियर है ये? लेकिन एक चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी कि ये रिएक्शंस जो होती है ना वो सारी मेटल शो नहीं करती, ठीक है, कुछ मेटल शो करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट है भाई, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड। ये जो बेसिक रिएक्शंस है ना, ये आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो, एक तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है ये, ठीक है। तो अब हम दोबारा से पढ़ते हैं, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं। पहली बात, जब किसी मेटल के साथ CO3 ग्रुप लगा हो, लाइक ZnCO3, ठीक है, तो जिंक के साथ CO3 ग्रुप लगा है तो वो क्या है, मेटल कार्बोनेट है। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, जब उसके साथ HCO3 लगा हो, जैसे NaHCO3, HCO3 ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, और जो CO3 ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, कार्बोनेट ग्रुप होता है। तो अब देखो जैसे कि इस रिएक्शन में क्या कर रहा है ये, इसने क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाई है। किसकी करवाई है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाई है। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जैसे ही हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट को डाला तो इन्होंने क्या किया, उसकी डिलीवरी ट्यूब जो है जहाँ से वो गैस रिलीज होगी, जो एक्सटेंशन ट्यूब है उसको किससे कनेक्ट कर दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कंटेनिंग एक टेस्ट ट्यूब से कनेक्ट कर दिया डिलीवरी ट्यूब को, ठीक है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से क्यों कनेक्ट किया है, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि भी जब भी हम इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको हम सिलेक्ट लाइन भी बोलते हैं, तो इसके अंदर से जब भी कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है ना, वो इसको क्या कर देती है, मिल्की कर देती है। मिल्की क्यों हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया गया कि भी जो गैस निकल रही है वो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इस येलो वाली पार्ट में, जो जिस टेस्ट ट्यूब में आपको येलो पार्ट दिखाई दे रहा है, तो उस टेस्ट ट्यूब में जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो अल्टीमेटली क्या करेगी, उसको मिल्की कर देगी, मतलब वाइटिश कलर में कर देगी। तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि भी जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ, इट अल्टीमेटली गिव्स, क्या देगा वो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, ठीक है, और साथ में सोल्ट बनेगा। तो आपको क्लियर हुआ कि भाई जब भी कोई मेटल सोल्ट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है,
तो वो एक तो सोल्ट बनाता है अपना, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, और अलोंग विद दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज़ होती है। देखो जैसे कि 2 टेस्ट ट्यूब दिखाई गई हैं, एक टेस्ट ट्यूब ए है, उसमें तो सोडियम कार्बोनेट लिया गया है Na2CO3, मैं आपको अभी वही बता रहा था कि जिसमें CO3 ग्रुप लगा होता है वो क्या होता है, हमारा कार्बोनेट ग्रुप होता है, और जिसमें HCO3 ग्रुप लगा होता है वो क्या होता है, बाइकार्बोनेट होता है। जैसे कि देखो, इसको ध्यान से देखो आप इस रिएक्शन को, इसने क्या किया, Na2CO3 प्लस HCl गिव राइज टू NaCl प्लस H2O प्लस CO2। बैलेंसिंग आपको आती है कि भाई हाइड्रोजन वहाँ पे 2 थे और इधर 1 था, तो हमें उसको बैलेंस करना था, तो हमने क्या किया, HCl के आगे 2 लगाया। ठीक है, अब नाइट्रोजन सोडियम जो थे वो इधर 2 थे, Na जो था वो इधर 2 था, तो उधर भी 2 होने चाहिए, तो दैट्स हमने क्या किया, NaCl के आगे भी 2 लगाया, तो इन दैट वे दिस रिएक्शन गेट्स बैलेंस। नेक्स्ट इज NaHCO3 जब रिएक्ट करता है, NaHCO3 इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट व्हेनेवर इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स NaCl मीन्स सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर एंड अलोंग विद लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखो मैंने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब लाइम वाटर, जिसको स्लैग लाइम भी बोलते हैं हम, उसके अंदर से पास होगी तो उसको क्या करेगी, वो वाइट प्रेसिपिटेट CaCO3 अपना सोल्ट बना लेगी और साथ में क्या करेगी, वाटर रिलीज़ करेगी। अब देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका बेस है, ठीक है, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये क्या होती है बच्चे, ये होती है एसिडिक नेचर में, क्या होती है, एसिडिक होती है। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो वो क्या करते हैं, सोल्ट बनाते हैं और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ करते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा इसी में अगर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम रिलीज़ करें तो अल्टीमेटली क्या होगा, CaCO3 और कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा, उसका जो मिल्कीनेस है ना वो गायब हो जाएगी, जो मिल्की कलर है उसका वो गायब हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।